ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग ने सीक्वेंस के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स भी कर दिए थे। सिर्फ अपना एक कॉन्सेप्ट बचा है, वो है कॉची सीक्वेंस। ये कॉची सीक्वेंस को लास्ट में इसके लिए रखा हूं क्योंकि कॉची सीक्वेंस के बाद हम लोग डिफाइन करने वाले हैं सीरीज, ठीक है। तो इसके लिए कॉची सीक्वेंस को सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। कॉची सीक्वेंस देखा जाए ना, तो जैसे कन्वर्जेंट होता है सेम वैसे ही कॉची सीक्वेंस है, बट डिफरेंस क्या होता है कि कॉची सीक्वेंस में उसकी लिमिट क्या है अपने को ये नहीं पता चलती। जैसे हम लोग अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि ए एन कन्वर्ट करेगा किसी लिमिट पे, उसके एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ए एन उस लिमिट पे जाके कन्वर्ट करता है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन whenever n is greater than is equal to m। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई सीक्वेंस किसी लिमिट पे जाके कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद सीक्वेंस के जितने भी पॉइंट है ना, वो सब जहाँ कहाँ चले जाएंगे, लिमिट के नेबरहुड में आ जाएंगे, मतलब एल के नेबरहुड में आ जाते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ए एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन व्हेनेवर एन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम। मतलब अगर मैं एल के अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो सीक्वेंस के सारे टर्म सीक्वेंस कहाँ आ जाएंगे, इस एल नेबरहुड के अंदर आ जाएंगे, जिसमें हम लोग एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, और बाकी जो बाहर बचेंगे ना वो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बचते हैं। तो ये अपना कन्वर्जन का डेफिनेशन था। अब कॉची सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है, इसमें अपने को लिमिट के बारे में नहीं पता है कि वो सीक्वेंस कन्वर्ट तो कर रही है, कन्वर्ट कर रही है कैसे पता चलता है कि एक टर्म के बाद अगर मैं कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं तो सीक्वेंस के सारे जो टर्म्स है ना वो इसी नेबरहुड के अंदर आ जाएंगे और बाहर कितने टर्म रहेंगे, फाइनाइट। बट यहाँ पे अब ये एल नहीं होगा, ये जो लिमिट की बात कर रहे थे यहाँ पे एल नहीं होगा। इसमें क्या करते हैं कि कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद किसी भी दो सीक्वेंस के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो इतना कम हो जाएगा कि उसको एप्सिलॉन से नेबरहुड बता सकते हैं हम लोग। तो डिफाइन करते हैं हम लोग कॉची सीक्वेंस को। तो कॉची सीक्वेंस को भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि मुझे कोई भी एप्सिलॉन दे दो, मैं एक m ढूंढ के लेके आऊंगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, देखो पहले देयर एग्जिस्ट m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर m n ले लीजिए या फिर रुको, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि a n माइनस a m इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। ठीक है, तो ये अपने पास किसका डेफिनेशन आ गया, कॉची सीक्वेंस का, कि मुझे कोई भी नंबर दे दो, मैं एक ऐसा m ढूंढ के लेके आऊंगा कि a n और माइनस a m के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा जब भी n की वैल्यू ग्रेटर देन m आएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ये a1 है, a2 है, a3 है, कुछ फाइनाइट टर्म्स ऐसे होंगे, कितने, am टर्म्स, उनको छोड़ने के बाद मैं सीक्वेंस का इसके बाद कोई भी n ले लूं, an उसका डिस्टेंस और उसके बाद के कोई भी टर्म का डिस्टेंस वो किसके अंदर आ जाएगा, एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन आता है। इसका मतलब क्या होगा कि मैं इस फाइनाइट टर्म्स के बाद कोई भी दो पॉइंट ले लूं सीक्वेंस का, जैसे मैं ले लूं am+3 या am+5, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो एप्सिलॉन से लेस देन आ जाएगा। मैं यहाँ पे सपोज am+9 ले लूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, एप्सिलॉन से लेस देन आ जाएगा। मैं am+6 ले लूं, am+8 ले लूं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो एप्सिलॉन नेबरहुड से, मतलब एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। तो अगर ऐसा m मिल जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सीक्वेंस क्या होगा, कॉची होगा। मतलब कुछ
फाइनाइट स्टेज के बाद किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना स्मॉल कर सकते हैं, जितना चाहे स्मॉल कर सकते हैं। फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा m मिल जाएगा कि फाइनाइट टर्म्स के बाद सीक्वेंस के किसी भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ये इसका मतलब होता है कॉची सीक्वेंस। लिमिट में क्या था, अपने को लिमिट मिल जाता है कि वो सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, इसमें ऐसा नहीं पता चलता, इसमें लिमिट के बारे में नहीं पता है, बट हाँ ये पता है कि वो किसी पॉइंट पे जाके कन्वर्ट करेगा। अब वो किस पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है ये अपने को नहीं पता है। तो कॉची सीक्वेंस में लिमिट के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, बट ये पता है कि सीक्वेंस किसी ना किसी पॉइंट पे जाके कन्वर्ट करेगा। तो कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंस में कोई डेफिनेशन सेम वही डेफिनेशन है, बट यहाँ पे किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होता है और उसमें ए एन और एल के बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये क्लियर है? हाँ, अब हम लोग ने एक सीक्वेंस लिया था ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 1/3 सॉल्व अप टू 1 प्लस 1/। ये सीक्वेंस को हम लोग इंक्रीजिंग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूफ किए थे, लेकिन अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गया ना तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस कन्वर्जेंट आ जाता है। या तो मैं इसको अनबाउंडेड प्रूफ कर दूं, किसके हर एक टर्म को किसी भी वैल्यू से ग्रेटर बता दूं, या तो मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये सीक्वेंस कॉची नहीं है। क्योंकि अगर सीक्वेंस रियल के अंदर एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, तो मैं इसको प्रूव कर देता हूं कि ये सीक्वेंस कॉची नहीं है। और अगर कॉची सीक्वेंस नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। कन्वर्जेंट इंप्लाइज कॉची, तो नॉट कॉची इंप्लाइज नॉट कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट है तो इंप्लाई करता है सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होगा, लेकिन अगर कॉची सीक्वेंस नहीं है तो वो इंप्लाई करेगा कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो एक काम करता हूं, मैं इसको प्रूव कर देता हूं कि सीक्वेंस मेरा कॉची सीक्वेंस नहीं है। अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। बाकी इंक्रीजिंग तो डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए एन प्लस माइनस ए एन करूंगा तो इसमें ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1/n+1 बचेगा। ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ए एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन ए एन। तो सीक्वेंस मेरा इंक्रीजिंग आ गया, बट ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। जैसे मैं अगर m को सपोज 2n ले रहा हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एम ए 2n माइनस ए एन। इसमें कौन से टर्म बचेंगे, ए 2n में से अगर ए एन माइनस कर दूंगा, अगर मैं m को सपोज 2n ले रहा हूं तो ए 2n माइनस ए एन, इसमें कौन कौन से टर्म्स आएंगे, टोटल 2n में से मैं n टर्म्स को माइनस कर रहा हूं, तो इसके बाद के कौन से टर्म बचेंगे, ए 1/n+1 1/n+2 यही सारे टर्म्स बचेंगे इसमें। ठीक है, करता हूं। तो ए 2n में से अगर n टर्म को माइनस कर देंगे तो n+1 से लेके कहां तक बचेंगे, n+n तक। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा मतलब ये टर्म भी जो आएगी इसको मैं किसी लेस देन एप्सिलॉन से बताऊंगा, बट ये किसी भी एप्सिलॉन से लेस देन नहीं हो सकता है। देखो अगर ये टर्म को ग्रेटर देन बताना है, इसको जैसे हम लोग सैंडविच में क्या करते हैं, इसको मैं किसी से लेस देन भी बता सकता हूँ और किसी से ग्रेटर देन भी बता सकता हूँ। अगर इस पूरे को ग्रेटर बताना है, अगर ये ग्रेटर कब होगा, जब ये जितना ही स्मॉल होगा ना, ये जितना ही स्मॉल होगा तो ये उतना ही ग्रेटर हो जाता है। और यहाँ पे अगर मुझे स्मॉल करना है तो नीचे की वैल्यू उतनी ग्रेटर करनी होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, सबको रिप्लेस कर देता हूँ n+n से। ऐसे कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो टोटल वैल्यू क्या आ जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये क्या, ये भी 2n, ये सारे टर्म 2n हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n, तो n/2n। तो ये किससे ग्रेटर देन हो गया, हाफ से। तो इसका मतलब a2n माइनस an इज ग्रेटर देन हाफ। तो क्या ये लेस देन एप्सिलॉन हो सकता है,
अगर मैं सपोज एप्सिलॉन को हाफ ले लूं, ठीक है, तो क्या ये M2n के लिए प्रूव हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है कॉची सीक्वेंस नहीं। अगर ये सीक्वेंस कॉची नहीं है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। ये क्लियर है पॉइंट? तो इस पॉइंट को याद रखना है कि ये जो सीक्वेंस आता है 1 + 1/2 सॉल अप टू 1/n, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। अब कन्वर्जेंट नहीं, इतना याद रखना है, अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है बट कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये तभी हो सकता है ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं। तो इससे ये भी क्लेम हो गया कि ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं। अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसा नहीं है? बाउंडेड नहीं है। तो ये कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। एक बार 2019 में पूछा गया था, 2019 में या 2018 के दिसंबर में, मतलब उसमें ऑप्शन में जो एलिमिनेट करना था, अगर ये एग्जांपल लेंगे तो उसके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे थे। ठीक है, अब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कॉची है बट वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, ये तभी हो सकता है जब वो सीक्वेंस कंप्लीट ना हो। जैसे रैशनल, अगर मैं सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर ले रहा हूं, तो इसमें कन्वर्जेंट इंप्लाइज कॉची सीक्वेंस, बट कॉची कन्वर्जेंट को इंप्लाई नहीं करता है। अगर कंप्लीट है, जैसे रियल, रियल के अंदर कॉची और कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली कंडीशन है। जैसे मैं अगर एक सीक्वेंस ले लूं 1 + 1/n, तो इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स है वो सब कैसे हैं? रैशनल नंबर है। बट ये सीक्वेंस कन्वर्ज भी कर रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ट करती ई, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है हम लोग इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू एक पॉइंट की तरफ जाके कन्वर्ट कर रही है, जो ई है, जो कि रैशनल नंबर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो भी वैल्यू वो टर्मिनेट नहीं होती है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कॉची तो है बट कन्वर्जेंट नहीं है। तो एक क्वेश्चन आया था, कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर। याद रखना है, कॉची और कन्वर्जेंट में डिफरेंस तभी होगा जब सीक्वेंस रैशनल नंबर का हो, क्योंकि रियल नंबर में कॉची और कन्वर्जेंट दोनों सेम होते हैं। तो कभी रियल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर रियल में पूछ रहा है तो चाहे कॉची प्रूव कर दो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं तो वो कॉची हो जाता है। तो कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर। उसके बाद कह रहा है कि क्यू के, मतलब ये अपने पास एक सीक्वेंस है वेयर क्यू के को डिफाइन कैसे किया, देखो, समेशन 1/10⁻n², where n is going from 0 to infinity, that is the sequence। अच्छा, ये सीक्वेंस होंगे कैसे? अगर मैं सपोज n को 0 पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? सिंपल 1। अगर मैं n को 2 पुट कर दूं, अरे n को 1 पुट कर दूं तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1/10 कितना आता है? 0.1। ऐसे में अगर सपोज इसको 2 पुट कर दूं तो 2 पुट करने पे क्या आएगा? ये इसको 0 से नहीं 1 से है ना, तो 0.1 से स्टार्ट होगा। फिर अगर मैं इसको 2 पुट कर रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा? 1/10⁻⁴, मतलब 0.001। और इसमें ये भी तो ऐड होगा ना, क्योंकि सम कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं इसको ये ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे 1 ऐड होगा। फिर ऐसे ही जब मैं यहाँ पे इसको 3 पुट करूंगा तो 10⁻⁹ होगा, मतलब ये 0.0004567 और 1, टोटल 9 आ गए। अब देखो, इसमें ये दोनों भी ऐड होंगे। जब ये ऐड होगा तो यहाँ पे 1, और जब ये ऐड होगा तो ये वाले पोजीशन पे 1। तो ऐसे अगर मैं ये A1 आ गया, A2, A3, अगर A4 डिफाइन करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज 0 0 1
फिर उसके बाद 1 2 3 4 1, उसके बाद ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 1 आएगा। तो ये टाइप के सीक्वेंस बनेंगे। अब इससे अपने को देखो क्या क्लियर हो रहा है, एक चीज पता चल रही है, सीक्वेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये समझ में आ रहा है, सीक्वेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये 0.1 है, ये 0.1001 है, 0.1001। तो ये धीरे धीरे सीक्वेंस मेरा इंक्रीज हो रहा है। पहला ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। ऐसे अगर ए फाई निकालूंगा तो ये ऐसे टोटल 16 टर्म के बाद है, अरे कितना 4 का 16, ऐसे 5 के 25 के बाद 1 आएगा, बट ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि सीक्वेंस मेरा इंक्रीजिंग है। अगर मैं इसको बाउंडेड बता दूं तो बाय मोनोटोन, बाउंडेड मोनोटोन थ्योरम से क्या प्रूव हो जाएगा, सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट है। एक चीज नोटिस करो, ये सीक्वेंस की वैल्यू कितनी भी ग्रेटर हो जाए, क्या ये कभी 0.11 को क्रॉस करेगा? मैं ऐसे लिख सकता हूं an इज लेस देन 0.11। ये वैल्यू इसको कभी क्रॉस नहीं कर सकता, ये कितनी भी वैल्यू हो, ये 0.11 से लेस देन ही होगा। मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड भी हो गया, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट, सॉरी कॉची सीक्वेंस हो गया। कन्वर्जेंट इसमें नहीं बोल सकते, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए लिमिट चाहिए मुझे, और वो भी लिमिट कहाँ होना चाहिए, उसी सेट में आना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अब ये नंबर जो है, क्या कोई पैटर्न बन रही है कि उसको बार बार रिपीट कर सकता हूँ? ये कभी टर्मिनेट होगा? मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 001 फिर 001? ये भी नहीं बन रहा। एक काम करता हूँ, ये देख के लिख के ये यहाँ पे लिखता हूँ, बट ये भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और ना ही कोई पैटर्न से नंबर रिपीट हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है। इसमें 2 के बाद 1 है, तो मतलब मैं सोचा ये होगा 1001, बट यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। अगर मैं इसको रिपीट करने को सोचूं तो ये यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो ये हर बार चेंज होगा। मतलब किसी सेम पैटर्न से ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब ये रिकरिंग भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। मतलब ये जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ट करेगा ना, वो कैसा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर। मेरा सीक्वेंस रैशनल नंबर का है, बट ये सीक्वेंस जहां जा रहा है ना, वो किसी पैटर्न में नहीं बन रहा है। इसका मतलब सीक्वेंस कैसा आ जाएगा, इरेशनल नंबर। सीक्वेंस के सारे टर्म रैशनल है, बट जिस पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है वो एक इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो है, बट उसका लिमिट उस सीक्वेंस के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो उसको हम लोग एक नेमिंग देते हैं, जिसको बोलते हैं कॉची सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, कॉची सीक्वेंस है, बट कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर है ये? तो अपने को यही क्वेश्चन दिया था कि एक सीक्वेंस दिया है रैशनल नंबर का, जिसको डिफाइन कुछ इस तरीके से किया है, और ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन है कि सीक्वेंस बाउंडेड है। अब ये सीक्वेंस बाउंडेड तो है, हम लोग प्रूव कर दिया। सेकंड कह रहा है कि सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, तो सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड में कह रहा है कि दिस सीक्वेंस इज अ बाउंडेड बट नॉट अ कॉची सीक्वेंस, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि सीक्वेंस बाउंडेड तो है, अरे रुको, हाँ सीक्वेंस बाउंडेड है बट नॉट अ, ये भी रॉन्ग हो गया। और लास्ट में कह रहा है कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड कॉची बट नॉट कन्वर्जेंट इन क्यू। तो ये ऑप्शन करेक्ट है कि सीक्वेंस बाउंडेड भी है, सीक्वेंस कॉची भी है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये क्यू के अंदर कन्वर्ज नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है वो नंबर मेरा रैशनल से नहीं बिलोंग कर रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? तो जब भी ये टाइप के सीक्वेंस अपने को मिलेंगे, जब ये पता चल जाए कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, मतलब मोनोटोन, और सीक्वेंस बाउंडेड है, इससे ये तो क्लेम हो जाता है कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, बट उसका लिमिट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। तो ये चेक करो कि उसका लिमिट है क्या, रैशनल है या इरेशनल है। जस्ट ये पता चल जाए ना कि वो रैशनल है या इरेशनल है, अगर सीक्वेंस रियल का है तब तो चेक ही नहीं करना, तब तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर रैशनल का है तो मे बी रैशनल में होगा लिमिट, या तो इरेशनल में होगा।
अच्छा ये क्वेश्चन करो, तब तक इसके बेस पे जो क्वेश्चन था ना 2018 का वो ढूंढता हूँ मैं, ठीक है? तब तक इसका आंसर दो। ये सिंपल है, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कंसिडर द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस डिफाइन किया है, बी एन इज इक्वल टू एन सी ए और एन सी बी फॉर n is greater than AB. So which of the following is correct? ये सॉल्व करो तब तक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। Dn converges for every AB. Dn converges if A is less than B, if A is equal to B, if A greater than B. एक ही ऑप्शन आएगा और नहीं। सिर्फ 2 आएगा, बाकी 3 वाला तो डायरेक्ट आएगा ना, अगर इक्वल हो गया तो फिर 1 कांस्टेंट सीक्वेंस है ना, ये तो सिंपल था, A इज इक्वल टू बी। देखो A इज इक्वल टू बी तो डायरेक्ट आ जाएगा कि अगर A और B इक्वल है तो ये तो कैंसिल होकर सिंपल 1 आ जाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस है। सिर्फ बाकी में चेक करना था कि फॉर एवरी ए बी है या फिर लेस देन या ग्रेटर देन। तो सिंपल एक फॉर्मूला यूज कर लो इसका, उससे ही पता चल जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल n माइनस a फैक्टोरियल। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो n फैक्टोरियल b फैक्टोरियल n माइनस b फैक्टोरियल।
n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसल, b फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल, n माइनस b फैक्टोरियल अपॉन n माइनस a फैक्टोरियल। अब देखो ये अपने पास dn है, इससे क्या पता चल रहा है ध्यान दो, अगर b को मैं जितना कम करूंगा ये उतना इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना, तो मतलब अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन a होगा या तो b की वैल्यू लेस देन a होगी। इक्वल के लिए तो चेक कर चुके हैं, अगर इक्वल हो जाएगा तो ये कैंसल और ये भी कैंसल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार ग्रेटर देन a के लिए देखते हैं, एक बार लेस देन a के लिए देखते हैं। अगर b ग्रेटर है, समझ में आ रहा है, अगर b ग्रेटर है और ये स्मॉल है तो मतलब वैल्यू जो रहेगी ना ये कम हो जाएगी, समझ में आ रहा है। अगर b ग्रेटर है ना तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, ये वैल्यू कम होगा मतलब n कहाँ बचेगा नीचे, तो इसका लिमिट कितना आ जाएगा, अगर नीचे n बच रहा है मतलब लिमिट 0, n या फिर n स्क्वायर n क्यूब, ये वो तो डिपेंड करता है कि b कितना ग्रेटर है। अगर सिर्फ 1 ग्रेटर रहेगा सिर्फ n बचेगा, 2 ग्रेटर है तो n स्क्वायर, बट हमेशा डिनोमिनेटर में n बचेगा, तो इसके केस में 0 आ रहा है। b लेस देन a का मतलब क्या है कि अब ये वैल्यू इससे ग्रेटर है तो ऊपर n बचेगा मतलब वैल्यू इंफिनिटी। तो ये कौन सा केस आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, और जो इक्वल वाला है वो थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी पुट करके भी देख सकते हो, a को 2 1 अपने मर्जी से, बट ये इन जनरल हो गया। क्लियर है ये। बाकी b को 2 और इसको a को 3 पुट करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर बचने वाला है। हाँ तो ये क्वेश्चन करो, ये कॉची सीक्वेंस के बेस पे है। सपोज दैट कि xn is a sequence of real numbers satisfying the following: for every epsilon greater than 0 there exists n naught such that xn plus 1 minus xn is less than epsilon. For every n is greater than is equal to n naught, then the sequence
बोलो कौन सा होगा? सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। हाँ, तो स्टार्टिंग में मैं काउंटर एग्जांपल दे के आया हूँ इसका। स्टार्टिंग हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया था? कॉची सीक्वेंस से। और ठीक है, और वो कॉची सीक्वेंस से मैंने एक एग्जांपल दिया था। अगर वो एग्जांपल यहाँ पे यूज करते हो तो ये ऑप्शन बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक सीक्वेंस है रियल नंबर का जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एवरी एप्सिलॉन, तो वो सीक्वेंस क्या होगा? मतलब बाउंडेड होगा, कॉची सीक्वेंस होगा, या कन्वर्जेंट होगा? ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करके आए कि अगर मैं ये सीक्वेंस ले रहा हूं, ठीक है, ये बहुत काम का सीक्वेंस है, बहुत काउंटर एग्जांपल में काम आता है ये। xn इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 1 प्लस है। ये सीक्वेंस दिखने में तो ऐसा लगता है कि सीक्वेंस धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और ये कन्वर्ज करेगा। यही चीज सीरीज में भी ऐसे ही दिखता है, जबकि इसके जैसे और बहुत सारे सीक्वेंस है बट वो कन्वर्ज करते हैं, बट ये कन्वर्ज नहीं करता है। तो इस क्यों नहीं कन्वर्ज कर रहे हैं? ये इंक्रीजिंग तो है बट ये सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है। अब इसका यूज कैसे करेंगे वहां पे? वो क्या कह रहा है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0